आज की बीए सेकेंड ईयर की इस क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज हम जो हमारा बलवन का टॉपिक चल रहा था फर्स्ट पार्ट पे बलवन की लख्त और लौह नीति के बारे में आपको बताया था किस तरह से उसने राजत्व के सिद्धांत के अंतर्गत अपने सुल्तान के पद और प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से इस नीति का पालन किया। अब उसके जो महत्वपूर्ण कार्य थे, जो उपलब्धियां थीं रक्त और लौह नीति के अंतर्गत, उसको भी आज हम कुछ पॉइंट्स के माध्यम से क्लियर करेंगे। जैसे सर्वप्रथम आप देखिए, केंद्रीय शासन को उसने मजबूती प्रदान की। हम सभी जानते हैं केंद्र में स्वयं सुल्तान बैठता था और समस्त वहाँ के जो प्रशासनिक कार्य थे वो उसकी देखरेख में संपन्न होते थे। अब इस को मजबूती प्रदान करने के लिए, केंद्रीय शासन व्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए उसके द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया, समस्त अधिकार उसने अपने हाथ में ले लिए। इसके पीछे उसका उद्देश्य क्या था? उसका ये विश्वास था कि यदि सुल्तान सभी महत्वपूर्ण कार्यों को यदि किसी दूसरे के सुपुर्द कर देता है तो शीघ्र ही शासन व्यवस्था बिगड़ जाती है। दूसरी बात, उसने प्रांतीय सूबेदारों को कठोर नियंत्रण में रखा। इसके पीछे भी उसका उद्देश्य क्या था कि यदि प्रांतीय सूबेदारों को कठोर नियंत्रण में रखा जाएगा तो वो सूबेदार उद्दंडी होने से बच जाएंगे और सुल्तान के खौफ के कारण अपने कार्यों को पूरे तरीके से अच्छे प्रकार से अपने दायित्वों को निभाएंगे। तीसरे पॉइंट के रूप में हम देखें, प्रमुख जो मंत्री थे जो उसको सहयोग प्रदान किया करते थे, यद्यपि जो पूर्व में जो व्यवस्था चली आ रही थी वही उसने भी लागू रखी थी। कोई नए सुधार या नए विभाग या नए मंत्री की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है। तो देखिएगा, प्रमुख मंत्री के रूप में वजीर जो पूर्व में भी था, आरिज़ मुमालिक, दीवाने इंशा, दीवाने रसालात आदि प्रमुख मंत्री थे जो पूर्व में भी पूर्व के सुल्तानों के समय में भी ये पद रहे थे और ये मंत्री मिलकर के बलवन को प्रशासनिक कार्यों में अपना सहयोग प्रदान करते थे। लेकिन फिर एक बार पुनः आपको याद दिलाऊंगी, ये जो महत्वपूर्ण पद थे उसके राजत्व सिद्धांत के अंतर्गत जो उसका मानना था कि महत्वपूर्ण पदों पर सिर्फ योग्य व्यक्तियों की ही नियुक्ति होनी चाहिए एंड स्पेशली उनका संबंध उच्च वंश से होना आवश्यक था। फिर देखिए, प्रांतीय सूबेदारों को, यद्यपि हमें ऐसे कोई सोर्सेज में इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है कि उसका प्रांतीय शासन किस प्रकार का था, तो संभवत है कि उसको समय कम मिल पाने के कारण प्रांतीय शासन में वो विशेष ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन प्रांतीय सूबेदारों को मनमानी करने से रोकने के लिए और किसी भी प्रकार से अन्याय और भ्रष्टाचार को रोकने के उद्देश्य से वो किसी भी प्रांतीय सूबेदार को एक सूबे में लंबे समय तक नहीं रुकने देता था और कुछ वर्षों के पश्चात ही उसका दूसरे सूबे में स्थानांतरण कर दिया जाता था। और आगे अगले बिंदु के रूप में नेक्स्ट पॉइंट हमारा उच्च वंशीय एवं योग्य व्यक्तियों की नियुक्ति। यहाँ उसने पुनः एक बार अपने राजत्व सिद्धांत का पालन किया और उसने योग्य व्यक्तियों को ही प्रांत के सूबेदारों के पद पर नियुक्त किया। इस प्रकार से हम देखते हैं उसकी जो केंद्रीय शासन व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ करने के उसके द्वारा विशेष प्रयास ये किए गए थे। अब देखिए, नेक्स्ट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट आता है बलवन के परिप्रेक्ष्य में सेना का पुनर्गठन। हम सभी जानते हैं कि वह एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था, विशाल साम्राज्य को स्थापित करना चाहता था और अपने साम्राज्य को सुरक्षित भी रखना चाहता था। इसके लिए स्वाभाविक है अच्छी, विशाल, शक्तिशाली और एक जो अनुशासित सेना है उसका सुल्तान के पास होना आवश्यक है। अब उसने जो पुरानी यानी इल्तुतमिश के समय से जो व्यवस्था चली आ रही थी सैन्य व्यवस्था, उसमें परिवर्तन करा। उसने नई व्यवस्था की शुरुआत की। अब इस नई व्यवस्था की शुरुआत में क्या था, आप देखिएगा, जो इल्तुतमिश के समय के सैनिक थे उनमें से अधिकांश या तो वृद्ध हो चले थे या उनकी मृत्यु हो गई थी। तो उसने ऐसे सैनिकों को 3 वर्गों में बांटा। प्रथम वर्ग में यदि हम देखें, जो वृद्ध और निर्बल सैनिक थे उनको उसने रिटायर किया
किंतु उनके गुजारे के लिए उसने वजीफे की व्यवस्था करी। ये जो वजीफा था ये उनको गुजारे भत्ते के रूप में दिया जाता था, और उनकी जो भूमि थी उसको खालसा घोषित कर दिया। खालसा घोषित करने से अभिप्राय है कि उसे शाही नियंत्रण में ले लिया गया, यानी पूर्व के सुल्तानों द्वारा अपने सैनिकों को जो जागीरें प्रदान की गई थी उन्हें अब बलबन ने अपने नियंत्रण में या राज्य के नियंत्रण में ले लिया। फिर अगले वर्ग में जो योग्य सैनिक थे, नेक्स्ट उसने जो कैटेगरी रखी योग्य सैनिकों की, उनका वेतन निश्चित कर दिया गया, और उनकी भी जो जागीरें जो पूर्व के सुल्तानों द्वारा उन्हें दी गई थी उसे शाही नियंत्रण में उसने ले लिया। फिर तीसरे वर्ग में वो लोग थे जो सैनिक मर चुके थे, उन सैनिकों के परिवार के गुजारे के लिए उसने जो उससे संबंधित या उनकी जागीर से संबंधित जो गांव होते थे उनकी आय से उस परिवार के गुजारे की व्यवस्था की। किंतु बाद में आप देखिएगा दिल्ली का कोतवाल था फखरुद्दीन, उसके द्वारा ऐसे परिवारों के लोगों ने अपनी फरियाद सुल्तान तक पहुंचाई और सुल्तान बलबन ने उनकी फरियाद सुन के उनकी जागीरें उनको वापस लौटा दी। फिर आप देखिए एक महत्वपूर्ण पद था सेना में आरजे मुमालिक, प्रधान अधिकारी भी था सेना का। तो आरजे मुमालिक के पद में की प्रतिष्ठा में उसके द्वारा वृद्धि की गई। इसके लिए बलबन ने क्या करा, आरजे मुमालिक को अपने मंत्रिमंडल का महत्वपूर्ण सदस्य बनाया। इमादुल मुल्क द्वारा सेना को अनुशासित और शक्तिशाली बनाया गया। इमादुल मुल्क जो आरजे मुमालिक था उसने सेना को अनुशासित किया और शक्तिशाली बनाया। फिर इसके बाद यदि हम सैन्य पुनर्गठन में देखें, महत्वपूर्ण बिंदु आता है सैनिकों का विवरण दर्ज करना। अब ये विवरण क्यों दर्ज किया जाता था, आप लोग अलाउद्दीन खिलजी को थोड़ा सा फर्स्ट ईयर में पढ़ें राजस्थान हिस्ट्री में। अलाउद्दीन खिलजी ने भी अपनी सेना में दाग और हुलिया लिखने की प्रथा को लागू किया था, जिसे हम जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो डिटेल में लेंगे। इन सैनिकों के विवरण में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या थी कि जो सैनिक होते थे वो किसी भी प्रकार से भ्रष्टाचार नहीं कर पाते थे। जैसे कई बार ये देखने को मिलता था कि जब सेना का निरीक्षण होता था, जो परिवार सदस्य सेना में है वह अपने स्थान पर दूसरे को वहां भेज देता था, या कई व्यक्ति योग्य नहीं होते थे तो भी सेना में वो कार्यरत थे। तो योग्यता को बढ़ाने और अच्छी सेना के निर्माण के उद्देश्य से सभी सैनिकों का विवरण लिखना आवश्यक था। उनके पास उनकी क्या आयु है, वह योग्य हैं या नहीं, उनके पास कितने अस्त्र शस्त्र हैं, कितने घोड़े हैं, ये तमाम बातें जो हैं वो विवरण में दर्ज होती थी। फिर सुल्तान द्वारा स्वयं सेना का निरीक्षण किया जाता था। वो इस बात को देखता था कि सेना के प्रशिक्षण के लिए जो व्यवस्था की जा रही है वो प्रॉपर तरीके से हो रही है या नहीं। फिर बात करते हैं हम अच्छी सेना के संगठन के लिए दुर्गों का होना आवश्यक है। आप देखिए राजस्थान में भी हम ये देखते हैं कि राजस्थान के शासकों के द्वारा समस्त राजपूताना में महत्वपूर्ण दुर्गों का निर्माण कराया गया था। यदि हम सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दुर्गों का निर्माण अति आवश्यक होता है। तो बलबन के द्वारा भी जो पुराने दुर्ग थे उनकी मरम्मत का कार्य करवाया गया, साथ ही साथ उसने नए दुर्गों का निर्माण भी किया। इस तरह से सेना के पुनर्गठन को समझने के लिए आप इन पॉइंट्स को अच्छे से तैयार कीजिएगा और इसी बेस पर आप अपना आंसर भी तैयार करेंगे। फिर इसके बाद देखिए न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था किसी भी प्रशासन के लिए एक महत्वपूर्ण बात होती है। अब बलबन ने भी न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने के प्रयास किए और एक अच्छी न्याय व्यवस्था देने का प्रयास किया। इसके लिए सर्वप्रथम उसने क्या किया, कठोर दंड विधान की व्यवस्था की। देखिए ऐसा माना जाता है यदि दंड विधान कठोर होगा तो अपराध अपने आप कम हो जाएंगे, और बलबन ने इस नीति का पालन करते हुए आप देखिए न्याय के समक्ष उसने सभी को समान रखा। इसका हम आपको एक उदाहरण भी बता रहे हैं। उदाहरण के लिए बदायूं का सूबेदार था मलिक बकबक। ऐसा माना जाता है कि उसने नशे में अपने एक नौकर को मरवा दिया था और उसे तरह तरह से घोर यातनाएं भी दी थी। जब उसकी विधवा के द्वारा यानी नौकर की विधवा के द्वारा
सुल्तान से फरियाद की गई तो सुल्तान ने उस विधवा की फरियाद पर मलिक बकबक को खुलेआम दंड दिया और उसको मौत के घाट उतार दिया। इस तरह से आप देखिए, आपको अन्य भी उदाहरण आप लिख सकते हैं, जैसे हैबात खां हैं, इन लोगों को खुले रूप से 500 कोड़े लगवाए गए और इनको मृत्यु दंड दिया गया। तो ये कठोर दंड विधान जो था वो अपराधों में कमी करने के उद्देश्य से श्रेष्ठ माना जाता था। जो धार्मिक विवाद होते थे उनमें काजी और मुफ्ती की सहायता ली जाती थी। यद्यपि सुल्तान स्वयं सर्वोच्च न्यायाधीश होता था, लेकिन विभिन्न मामलों में सलाह मशवरा करने के लिए काजी और मुफ्ती जैसे पद भी न्याय विभाग में बनाए गए थे। इसके बाद आता अगला पॉइंट आपका गुप्तचर व्यवस्था। हम सभी जानते हैं किसी भी राज्य और किसी भी देश की सुरक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो उस देश या राज्य की गुप्तचर व्यवस्था का मजबूत होना अति आवश्यक है। और सुल्तान बलबन चूंकि एक योग्य सुल्तान था, उसने भी गुप्तचर व्यवस्था की ओर विशेष ध्यान दिया। सर्वप्रथम आप देखिएगा, उसने जब गुप्तचरों को नियुक्त किया तो गुप्तचरों को उनके कार्य के प्रति सजग करने के लिए उसने ये विशेष ध्यान रखा कि उसके जो परिवारजन हैं वो भी इस व्यवस्था से परे न रहें, और उसने अपने गुप्तचरों को बिना किसी भेदभाव के ये आदेश दिया कि उसके परिवारजनों के हर एक आचरण पर, हर एक कार्य पर निगरानी रखी जाए। आप देखिए, स्वयं उसका पुत्र था बुगरा खां। बलबन ने अपने गुप्तचरों को यह आदेश दिया कि वह बुगरा खां के आचरण, क्योंकि संभवतः वो थोड़ा उसको ये महसूस होने लगा था कि बुगरा खां उसके विरुद्ध जा सकता है, षड्यंत्र रच सकता है, तो ऐसा उसको संदेह मात्र था। तो उसने गुप्तचरों को कहा कि पुत्र बुगरा खां के आचरण पर पल पल निगाह रखी जाए। तो ये उदाहरण के रूप में हम ये कह सकते हैं कि बलबन की गुप्तचर व्यवस्था में उसके अपने परिवारजनों के आचरण पर निगाह रखने की बात भी कही गई है। फिर उसने हमेशा गुप्तचरों पर भी गुप्तचर नियुक्त किए। अब ऐसा उसने क्यों किया, गुप्तचरों पर गुप्तचर नियुक्त क्यों किए? उसका ये मानना था कि कभी आतंकित होकर के कोई भी गुप्तचर विद्रोही ना हो जाए और वह अमीरों के साथ साठगांठ करके सुल्तान के विरुद्ध कोई षड्यंत्र न रचे। अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसने गुप्तचरों के ऊपर भी गुप्तचर नियुक्त कर दिए, ताकि उन्हें उनकी हर एक हरकत की जानकारी और राज्य के चारों तरफ होने वाली हर एक गतिविधियों की जानकारी उससे प्राप्त हो सके। अब गुप्तचर जो थे उन्हें वारीद कहा जाता था, और गुप्तचर विभाग से जुड़ा प्रधान अधिकारी वारीद ए मुमालिक कहा जाता था। अब उसकी इस श्रेष्ठ गुप्तचर व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ क्या मिला? यदि हम इसका परिणाम देखें तो भ्रष्टाचार और अत्याचारों में कमी आ गई। ऐसा कैसे संभव हो पाया? आप देखिए, प्रसिद्ध इतिहासकार हैं ईश्वरी प्रसाद, उन्होंने लिखा है, इस व्यवस्था से अपराध अवश्य कम होने लगे तथा अधिकार प्राप्त लोगों द्वारा जो निर्दोष लोगों पर अत्याचार किए जाते थे उससे निर्दोषों की रक्षा हुई। परंतु साथ ही साथ इसमें समाज में चारित्रिक हीनता भी बहुत कुछ कम हो गई और सामाजिक सुविधाओं से बहुत कुछ वंचित रह गए जो नियमानुसार उनको प्राप्त होती थी और जिनमें किसी प्रकार की क्षति की संभावना न थी। अर्थात ईश्वरी प्रसाद की इस कोटेशन से हम ये समझ सकते हैं कि निश्चित रूप से जो भ्रष्टाचार थे, जो समाज में नैतिक पतन हो रहा था, उसमें काफ़ी हद तक कमी आ गई थी। और ये भी है कि कुछ लोग, क्योंकि नियम जिस तरह से लागू किए गए थे, तो कुछ लोग सुविधाओं से वंचित भी हो गए थे। लेकिन ऑल ओवर यदि हम देखें तो बलबन की गुप्तचर व्यवस्था के लाभ अधिक थे। इसके बाद आता है वित्तीय व्यवस्था। अब देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था राज्य को सुदृढ़ बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब उसने बलबन के द्वारा अपने राज्य की आय में वृद्धि करने के लिए किन साधनों को अपनाया गया? दुर्भाग्यवश
उसके स्रोतों के अभाव में हमें उसके आय बढ़ाने संबंधी विभिन्न तरीकों या उपायों की जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाती है। लेकिन इतना अवश्य है कि मुसलमानों से शरीयत के हिसाब से कर लिया जाता था। शरीयत के जो नियम है उसमें जितना परसेंट टैक्स मोमडन से लिया जाना चाहिए उसने शरीयत के नियमों का पालन किया और मुसलमानों पर उसी हिसाब से कर उसने वसूल किए। किंतु हिंदुओं से जजिया, खिराज तथा अन्य प्रकार के कर वसूल किए जाते थे। साथ ही साथ राज्य की आय बढ़ाने के लिए उसने विशेष ध्यान भी दिए थे। अब इसके बाद आप देखिएगा तुर्क अमीरों एवं उपद्रवी तत्वों का दमन उसके द्वारा किया गया, अपनी लौह और रक्त की नीति का पालन करते हुए। आप देखिएगा इल्तुतमिश द्वारा आप पढ़ चुके हैं पहले, अपने समर्थक 40 गुलामों का एक दल तैयार किया गया था और ये 40 का दल जो है ये काफी शक्तिशाली हो गया था और समस्त तुर्की अमीर जो थे वो इसी के बलबूतों पर काफी मजबूत हो रहे थे। तो इन सभी तुर्की अमीरों का जो नेतृत्व कर रहा था वो 40 दल ही कर रहा था। तो बलबन ने सर्वप्रथम क्या किया, इस 40 गुट को समाप्त करने के प्रयास किए। इसके लिए उसने क्या किया कि जो इससे जुड़े हुए लोग थे 40 से, उसमें अधिकांश लोगों को उसने विष दे करके मरवा दिया या उनकी अन्य किसी प्रकार से दंड, किसी दोष का आरोप लगा करके उनको सार्वजनिक रूप से दंड दिया, ताकि प्रजा के सामने जो उनका महत्व था उसमें गिरावट आ जाए, या दूसरे शब्दों में उनकी जो प्रतिष्ठा थी वो प्रजा के सामने गिर जाए। तो खुले आम उन पर कोई दोषारोपण करके उनको दंड दिया गया। इस तरह से उसने तुर्क अमीर जो थे उन तुर्क अमीरों के जो षड्यंत्र थे उनको समाप्त करने और उनकी बढ़ती हुई शक्ति को रोकने के उद्देश्य से उसने ऐसा कार्य किया। साथ ही साथ आप देखिएगा हम मेवातियों और दोआब के लुटेरों के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। जब बलबन ने 20 वर्ष तक सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के समय में कार्य किया था और उस समय मेवातियों और दोआब के लुटेरों का दमन किया था। मेवाती दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में उपद्रव मचाया करते थे, लूटमार किया करते थे। इवन दिल्ली पर आक्रमण करने की भी उन्होंने कई बार कोशिश की थी। तो जैसा हम पूर्व में पढ़ चुके हैं, बलबन के द्वारा इनके विरुद्ध अभियान करके जंगलों को साफ करवा दिया गया जहां मेवाती छुपते थे और खुले रूप से इनका कत्लेआम कर इनको मौत के घाट उतार दिया गया। एंड सेम प्रोसेस दोआब के लुटेरों के लिए भी उसने सख्त नीति अपनाते हुए उनका दमन कर दिया। और साथ ही साथ आप देखिएगा उसने यहाँ सुरक्षा के दृष्टि से चौकियां, सैनिक चौकियां भी स्थापित कर दी, ताकि इन फ्यूचर कभी भी ये दोबारा इस तरह का साहस न कर सके। तो अपने शासन काल में उसको मेवातियों और दोआब के लुटेरों के विद्रोह का भी सामना करना पड़ा और इनकी लूटमार से भी वह परेशान था, किंतु इन दोनों का उसने दमन करवा दिया। फिर आप देखिए इसके बाद आता है हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट, बंगाल की समस्या और तुगरिल का विद्रोह। हम सभी जानते हैं बंगाल की स्थिति जो है, बंगाल दूरस्थ राज्य रहा है राजधानी से, तो अधिकांशतः बंगाल राज्य की स्थिति जो रही है वो पूरी तरह से एक स्वतंत्र राज्य की रही है। लेकिन फिर भी बलबन की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर के हम कह सकते हैं जो इस समय बंगाल का शासक था तातार खां, उसने बलबन की अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसी समय आप देखिएगा बहुत महत्वपूर्ण और विश्वास पात्र व्यक्ति था तुगरिल खां। तो तुगरिल खां को बलबन ने बंगाल का सूबेदार नियुक्त कर दिया, लेकिन बलबन की इस उदारता का तुगरिल खां ने उल्टा जवाब दिया। तुगरिल खां ने देखा कि इस समय सुल्तान वृद्ध हो चुका है और निरंतर मंगोलों के आक्रमण के कारण वह काफी व्यस्त है
तो उसने इस अवसर का लाभ उठा करके स्वयं को बंगाल का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया और मुगुसुद्दीन की उपाधि उसने धारण की और सुल्तान बलवन के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। जब तुगरिल का विद्रोह प्रारंभ हुआ तो अपने योग्य अमीर खां को बलवन ने तुगरिल खां के विरुद्ध भेजा। एक विशाल सेना के साथ अमीर खां बंगाल की ओर उसने प्रस्थान किया, लेकिन दुर्भाग्यवश वह तुगरिल खां के विरुद्ध अभियान में असफल हुआ। सुल्तान बलवन अमीर खां के इस असफलता से इतना क्रोधित हुआ कि उसके परिणाम स्वरूप अमीर खां को मृत्यु दंड या प्राण दंड दे दिया गया और क्रोधवश बलवन स्वयं तुगरिल के विरुद्ध गया और उस अभियान में बलवन को पूरी तरह से सफलता मिली। आप देखिए, बर्नी ने इस तुगरिल खां के दमन का ऐसा विभत्स विवरण प्रस्तुत किया है जिसको सोचने भर मात्र से ही काफी सिहरन उठती है। अब ये किस प्रकार से उसका जो दमन था किस प्रकार से किया गया। तुगरिल खां डर करके लखनौती भाग गया। लखनौती में बलवन के द्वारा खुले रूप से जितने इसके समर्थक थे, तुगरिल के, इसके जो मित्र थे, इसके जो परिवारजन थे, उनको खुले रूप से सूली पर लटका दिया गया, खुले रूप से उनका कत्लेआम कर दिया गया और तुगरिल का ऐसा हाल कर दिया जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अब इसके पीछे भी बलवन का क्या उद्देश्य था इस कठोर दमन चक्र का, कि भविष्य में चाहे दूरस्थ स्थित बंगाल हो या अन्य कोई राज्य हो, उसके साम्राज्य के अधीन वो इस तरह का दुस्साहस नहीं कर सके, इसलिए उसने इस कठोर दमन चक्र को अपनाया था। अब हम बात करते हैं मंगोल संकट की और बलवन की सीमांत नीति की। हम बार बार बात करते हैं कि दिल्ली पर मंगोलों के आक्रमण का संकट निरंतर मंडरा रहा था। इल्तुतमिश के समय में भी, रजिया सुल्तान के समय में भी और उनके उत्तराधिकारी बहराम शाह आदि के समय में भी मंगोल जो हैं वो भारत पर निरंतर आक्रमण के प्रयास कर रहे थे। तो सुल्तान बलवन चूंकि एक योग्य सुल्तान था, उसने मंगोल संकट से बचने के भरसक प्रयास किए और सर्वप्रथम इसके लिए देखिए उसने क्या किया, नए दुर्गों का निर्माण करा और वहां उसने सैनिक चौकियां स्थापित की। उदाहरण के लिए जैसे भटिंडा, सिरसा और इन जगहों पर अबोहर, भटनेर आदि यहाँ पर उसने दुर्ग स्थापित किए और इन दुर्गों में जहाँ उसने सैनिक चौकियां स्थापित करी, उन सैनिक चौकियों में उसके द्वारा योग्य और विश्वस्त या विश्वास पात्र व्यक्तियों की नियुक्ति की गई। जैसे उसने अपने चचेरे भाई शेर खां को वहां नियुक्त किया। जहां उसने नए दुर्गों का निर्माण करवाया, वहीं हम देखते हैं जो पुराने दुर्ग वहां पर पहले से थे, उन पुराने दुर्गों को पुनः मरम्मत करवा करके उन्हें मजबूती उसने प्रदान की, ताकि जरूरत पड़ने पर इन दुर्गों की सहायता से यहाँ सैनिक रख करके इनके माध्यम से वह मंगोल आक्रमणों को विफल कर सके या मंगोल आक्रमणों का प्रतिरोध कर सके। तो इस तरह से नए दुर्गों का निर्माण हुआ, सैनिक चौकियां स्थापित हुई, योग्य और विश्वस्त लोगों की नियुक्ति की गई, साथ ही साथ पुराने दुर्गों की मरम्मत भी उसने करवाई। इसके अलावा आप देखिएगा, यद्यपि बलवन एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था और राज्य को पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान करने के उसने उपाय करे, उसने वहीं मंगोल उसके दिमाग में ये बात आई, यदि मान लीजिए वह साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाता है और पीछे से अचानक मंगोल राजधानी पर आक्रमण कर दें, तो निश्चित रूप से उसके शासन को खतरा उत्पन्न हो सकता है। तो इसलिए उसने मंगोलों के अचानक होने वाले आक्रमण का सामना करने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी सुल्तान होने के बावजूद जो साम्राज्य विस्तार की नीति थी उसका पूरी तरह से परित्याग कर दिया था, जो निसंदेह
उसकी अच्छी समझ और सही सूझबूझ का परिणाम था। अपने राजधानी को, अपने राज्य को सुरक्षित रखने के लिए बलबन का राजधानी में सदैव उपस्थित रहना आवश्यक था। यदि वह साम्राज्य विस्तार की नीति का पालन करता तो उसे युद्ध अभियान के लिए राजधानी से बाहर जाना पड़ता। उस कंडीशन में मंगोल दिल्ली पर आक्रमण कर पूरी तरह से उसे बर्बाद कर सकते थे। तो इस दृष्टि से हम देखें, एक बहुत ही सही सूझबूझ का सहारा बलबन के द्वारा लिया गया था। अब बात ये समस्त कार्य, उसकी उपलब्धियां या रक्त और लौह नीति के अंतर्गत उसके द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्य किए गए, उनको बहुत शॉर्ट टॉपिक्स के माध्यम से मैंने आपको बताया है। कुछ पॉइंट से मैंने आपको लिखे, आप इनको नोट भी करिएगा। फिर इसके बाद बलबन की मृत्यु 80 वर्ष की आयु में 1287 ईस्वी के मध्य उसकी मृत्यु हुई थी। यद्यपि वह 80 वर्ष का हो चुका था, लेकिन वह शक्तिशाली सुल्तान था। दुर्भाग्यवश मंगोल आक्रमण के दौरान उसके प्राणों से भी प्रिय पुत्र मोहम्मद खां की मृत्यु हो गई थी और इस दुख के कारण वो 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गया। फिर बात करते हैं बलबन के मूल्यांकन की। निसंदेह बलबन एक योग्य सुल्तान था, एक शक्तिशाली सुल्तान था, एक योग्य सेना नायक था। लेकिन जैसा A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि बलबन एक धर्मांध सुल्तान था, अर्थात वह अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति ईमानदार नहीं था। वह धर्म के आधार पर हिंदू और मुसलमानों में भेदभाव करता था। वह A.L. श्रीवास्तव के अनुसार रचनात्मक प्रतिभा का भी उसमें पूरी तरह से अभाव पाया गया। दूसरी ओर आप देखिएगा, मुस्लिम इतिहासकार हबीबुल्लाह ने ये लिखा है बलबन के बारे में कि भारतीय मुसलमानों के प्रभाव को बलबन ने राजनीति में स्वीकार नहीं किया, जो निश्चित रूप से कहीं न कहीं उसकी कमी को प्रदर्शित करता है। बलबन, जहां हम बलबन में ये कमियां देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बलबन में कमियां ही कमियां थी। उसकी खूबियों को प्रदर्शित करते हुए ईश्वरी प्रसाद ने लिखा है, प्रसिद्ध इतिहासकार, बलबन जिसने घोर संकट में स्थिति में पड़े हुए शिशु मुस्लिम राज्य को सुरक्षित रखा और नष्ट होने से बचाया, मध्यकालीन इतिहास में सदैव उसका उच्च स्थान रहेगा। तो इस तरह से हम देखें, ये बलबन का मूल्यांकन जो है वो आपके नेगेटिव और पॉजिटिव क्वालिटीज़ जो हैं वो दोनों उसके कैरेक्टर में थी और इस बेसिस पर आप उसका एवेल्युएशन भी कर सकते हैं। आज की क्लास को यहीं हम विराम देते हैं। Thank you very much. Have a nice day to all of you.